हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ेंगे और इसका जो हमारा चैप्टर चल रहा है बैंक की परिभाषा, व्यवस्था एवं कार्य, उसके आगे के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इकाई बैंकिंग व शाखा बैंकिंग क्या होती है, बैंक की परिभाषा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे माला बैंकिंग और समूह बैंकिंग, साथ ही एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएं। जैसा कि आप सब जानते हो कि बैंकिंग के स्वरूप अलग अलग होते हैं, तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला बैंकिंग या माला बैंकिंग। इस प्रणाली में दो या दो से अधिक बैंकों का एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी एक ही वर्ग का अधिकार होता है। यह प्रणाली अमेरिका में 1920 के आसपास बहुत ज़्यादा प्रचलित रही। 1925 में वहाँ 933 बैंक केवल 133 कंपनियों के अधिकार में थे। 1930 की आर्थिक मंदी में इनको भारी धक्का पहुँचा। इस प्रणाली में इकाई और शाखा बैंकिंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। वित्तीय साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, मैनेजरों की सेवाओं का समन्वित उपयोग होता है, कार्य संचालन में मितव्ययता रहती है, जोखिम का विविधीकरण हो जाता है, केंद्रीय नियंत्रण में सफलता पाई जाती है। दोष इसके, इस बैंक प्रणाली के अंदर बैंकों का एक ही वर्ग का अधिकार होने से बैंकिंग कार्यों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लोच का अभाव पाया जाता है, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है, निरीक्षण कार्य में कठिनाइयाँ आती है और संबंधित अधिकारियों में धोखेबाजी की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा ही अगर बैंक नियंत्रित किए जाते हैं तो वे अपनी 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 आवश्यकताएं जो है उनमें देखेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि किसी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें। वो तो स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनके जो धन है, जो राशि है, उसका उपयोग करेंगे। दूसरा है हमारा समूह या वर्गीय बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग जिसे हम कहेंगे। इस प्रणाली में दो या दो से अधिक बैंकों का कार्य संचालन एवं स्वामित्व एक संघ या प्रमंडल के अंतर्गत होता है। यह प्रणाली 1925 से 1930 के बीच अमेरिका में विकसित हुई, जो अब तक प्रचलित है। इस प्रणाली में शाखा और इकाई बैंकिंग दोनों के गुणों का समावेश होता है। संचालन और स्वामित्व के हिसाब से मितव्ययता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन के हस्तांतरण में सुविधा एवं हिसाब किताब में एकरूपता पाई जाती है। संघ अलग अलग स्वतंत्र बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार की चेष्टा करता है, पर एकीकृत स्वामित्व के दोष कई प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। एक बैंक की अकुशलता का कुप्रभाव दूसरे बैंक पर भी पड़ता है, निरीक्षण व्यय बढ़ जाता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। यानी इस बैंकिंग विधि के अंदर एक बैंक अगर फेल हो जाता है तो उसकी अन्य जो शाखाएं हैं वो भी फेल होने की संभावना रहती है। उस ग्रुप में जो अन्य बैंक हैं उनके भी फेल होने की संभावनाएं बनी रहती है। और एक में अगर कोई भ्रष्टाचार है तो दूसरे में भी वह भ्रष्टाचार पनपने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इकाई बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, श्रृंखला बैंकिंग या समूह बैंकिंग, इनमें से कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है? तो किसी भी देश की में बैंकिंग व्यवस्था बचतों को प्रोत्साहन देकर उन्हें व्यापार, उद्योग एवं निर्माण कार्यों की ओर गतिमान करने का कार्य करती है। इससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दृष्टि से बैंकों का आर्थिक जीवन से अटूट संबंध रहता है। अतः एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली वह है जिसमें बचतों को प्रोत्साहन मिले, साख का समुचित नियंत्रण हो, बचतों का समुचित उपयोग हो, विभिन्न बैंकों में पर्याप्त सहयोग हो। यहाँ हम ध्यान रखेंगे प्रोफेसर थॉमस का जो कथन है वो ये कहते हैं कि शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग दोनों ही प्रणालियाँ अपूर्ण हैं, परंतु दोनों की कार्य पद्धति को देखने से यह पता चलता है कि शाखा प्रणाली अधिक उत्तम प्रणाली है।
अमेरिका जैसे राष्ट्र में जहां आय का स्तर बहुत ऊंचा है, व्यापार, उद्योग एवं सेवाओं का पर्याप्त विस्तार हो चुका है तथा लोगों में बैंकिंग प्रणाली का विश्वास काफ़ी है, वहां इकाई प्रणाली ठीक हो सकती है। परंतु भारत जैसे विकसित देशों में जहां आय का स्तर नीचा है, बैंकिंग प्रणाली का विकास कम है, बैंकों के पास पर्याप्त व्यवसाय का अभाव है, वहां शाखा बैंकिंग प्रणाली ही उपयुक्त है। इस प्रकार शाखा बैंकिंग प्रणाली की उपयुक्तता उसके बड़े पैमाने के संचालन में आंतरिक और बाह्य बचतों, जोखिम के भौगोलिक एवं व्यावसायिक वितरण में निहित है। यही कारण है अमेरिका में भी इकाई बैंकिंग की शाखाएं खोले जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अतः इस बात की यह पुष्टि हो जाती है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली अधिक उपयुक्त है। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती है? आधुनिक युग में एक सुव्यवस्थित, सुविकसित तथा समन्वित बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक विकास की अविभाज्य कड़ी है, जो वित्तीय साधनों के संग्रहण, उनके उत्पादक उपयोगों में प्रवाह से औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस हेतु एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में कई प्रकार की विशेषताओं का होना आवश्यक होता है, जिसमें आर्थिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के गुण पाए जाते हैं। पहली विशेषता है अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के अनुकूल। देश की बैंकिंग प्रणाली देश की परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों को आवश्यकता अनुसार लाभ मिल सके। कृषि प्रधान क्षेत्रों में कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जैसे कृषि सहकारी बैंक, भूमि प्रबंधक या भूमि विकास बैंक आदि का समुचित विकास हो। व्यापारिक एवं उद्योग प्रधान देशों में व्यापारिक एवं औद्योगिक बैंकों का विकास होना चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है, तो विदेशी विनिमय बैंकों की पर्याप्त संख्या में विकास होना चाहिए। दूसरा है बजट संग्रह एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। देश की बैंकिंग व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बैंकिंग व्यवस्था देश की धनी एवं निर्धन जनता सबकी बचतों को संग्रहण करने में सक्षम होनी चाहिए। जैसे धनी लोगों का पूंजी विनियोग बैंक आकर्षित कर सकते हैं, जबकि अल्प वर्ग की बचतों को पोस्ट ऑफिस, सेविंग खाता या व्यापारिक बैंक बचत खाता खोलकर आकर्षित कर सकते हैं। बचतों को गतिमान करना एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का आवश्यक गुण होता है। अगला है वित्तीय साधनों की पर्याप्तता। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में देश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन होने आवश्यक हैं, ताकि साधनों के अभाव में आर्थिक विकास अवरुद्ध न हो। अगला है साख की समुचित व्यवस्था। देश में साख निर्माण जहां एक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देती है, वहां अनियंत्रित साख घातक सिद्ध हो सकती है। अतः अच्छी बैंकिंग प्रणाली में बैंक साख के उपयोग एवं विस्तार पर नियंत्रण रहना चाहिए। अगला है बैंकिंग प्रणाली में समन्वय। देश में बैंकिंग प्रणाली में इस प्रकार का सामंजस्य रहे जिससे अनावश्यक प्रतियोगिता न हो, वित्तीय साधनों में दोहरापन न हो। समन्वित बैंकिंग प्रणाली में साधनों के प्राथमिकता अनुसार उपयोग से योजनाबद्ध विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और साधनों के उपयोग में सर्वाधिक लाभ मिलेगा। अंतिम है बैंकिंग प्रणाली का संतुलित विकास। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली वह है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बैंकों का संतुलित विकास हुआ हो। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पहले बैंकिंग व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में ही विकसित हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नगण्य था। राष्ट्रीयकरण के बाद संतुलित विकास के प्रयत्न तेजी से चालू हुए। इस प्रकार व्यापारी बैंकों का तो काफ़ी विस्तार हुआ, जबकि औद्योगिक, कृषि बैंक तथा विदेशी विनिमय बैंकों की प्रगति धीमी रही। लेकिन यदि हम बात करें कि एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली के गुणों की, तो एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों अनुकूल
समस्त क्षेत्रों के विकास करने की गुण होने चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का प्राय अभाव है, परंतु विकासमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए अब धीरे धीरे इनमें सुधार किया जा रहा है और यह सुधार क्रमबद्ध चालू है।